हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो जैसा कि कल आपको बताए थे कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो वर्दी लेके रहेंगे सीरीज का जो प्रैक्टिस सेट था, जो कि पेड कोर्सेज वाला प्रैक्टिस सेट है, उसका आज हम टेस्ट नंबर 5 करेंगे। और ऑफलाइन और ऑनलाइन जो 24 और 27 मार्च को स्टार्ट हुआ था प्रैक्टिस सेट, उसका आपका सैटरडे संडे नहीं रहता है, सप्ताह में 3 दिन ही होता है। तो वो प्रैक्टिस सेट अभी मंडे से अब फिर आएगा और मंडे से एकदम धमाकेदार टेस्ट आने वाला है। अभी तक जो आप लोग सेट लगाए हैं उससे अच्छा क्वेश्चन का लेवल रहेगा, तो उसे आप लोग अभी तक जो नहीं लगाए होंगे कोई बात नहीं है, बट अब आप लोग ज़रूर लगाइएगा मंडे वाला, ठीक है। और ये सेट भी आपका जो टोटल इसमें 15 सेट दिया गया था, तो उसे भी हम सोचे कि कंप्लीट करवा देते हैं ताकि आप लोगों को सही रहेगा। और क्वेश्चन जितना आप लोग करेंगे, जितना प्रैक्टिस सेट करेंगे, उतना अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। तो मैं नहीं चाहती कि एक दिन भी आपका स्किप हो, और आप रेगुलर लगाइए। रेगुलर लगाने से एक रेगुलरिटी मेंटेन रहेगी और साथ में आपका जो है वो क्वेश्चन एक्यूरेसी करने का जो है एक्यूरेसी आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं कि इस सेट का मैंने आंसर रीचेक कर लिया है। अगर फिर भी कहीं एक दो आंसर अगर आपको मिस्टेक लगता होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। आंसर मैं चेक करके उसको मैं उसका जो भी कन्फ्यूजन होगा उसको क्लियर करके आंसर अगर आप लोगों का दिया हुआ सही रहेगा तो मैं उस आंसर को पिन कर दूंगी, जैसा कि आपको हर सेट में बताती हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। दूसरा है पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित नहीं थी। तो पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित थी, इसीलिए आपका ये कथन गलत है और ये कथन आपका सत्य हो जाएगा। केवल एक जो है ये सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये समझिए कि जो हड़प्पा वासी थे वो अपने दैनिक उपयोग के लिए मिट्टी के बर्तनों के अलग अलग किस्मों का उपयोग करते थे, ठीक है। और वो अच्छी तरह से पके हुए मिट्टी के बर्तन को बनाते थे, उपयोग करते थे, जो अच्छी तरह से पका हुआ होता था। सिंधु घाटी के बर्तनों में मुख्य रूप से बहुत ही उत्कृष्ट चाक निर्मित बर्तन होते थे और बहुत कम हाथ से बनाए जाते थे। इसीलिए जो है आप कह सकते हैं कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो मिट्टी के बर्तन का यूज करते थे, है ना। और बहुरंगी मृत भांड बहुत कम पाए गए हैं। बहुरंगी मतलब कि बहुत सारा कलर का, बहुत रंग, जो बहुत सारा रंग का मिक्स होता है वो बहुत कम देखा गया है। और मुख्यतः छोटे छोटे कलश शामिल थे जिन पर लाल, काले, हरे रंग का डिजाइन किया हुआ देखा गया है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये मृत भांड जो था वो घरेलू उद्देश्यों के लिए यूज किया जाता था। कई आकृतियों, कई आकार में भी बनाया जाता था, अलग अलग आकार का यूज किया जाता था, ठीक है। तो और काले रंग की बर्तन जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। काले रंगीन बर्तनों पर लाल लेप के एक सुंदर परत था और जिस पर चमकीले काले रंग से ज्यामितीय आकृतियां और पशु के डिजाइन बने होते थे, ठीक है। सीधे और कोणीय रूपों वाले बर्तन अपवाद के तौर पर भले ही मिले हो, पर लगभग सभी बर्तनों में सुंदर मोड़ पाए गए हैं, ठीक है। इसीलिए आपका स्टेटमेंट जो है वो एक सही हो जाएगा। तो केवल और केवल एक ही सही होगा। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल का संबंध है। तो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल का संबंध जो है वो आपका उत्तर प्रदेश कुशीनारा से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश कुशीनार, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 3 नंबर। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? तो अर्थशास्त्र में गुप्तचर को जो है वो संचार पुरुष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? संचार पुरुष कहा जाता था अर्थशास्त्र में गुप्तचर को। चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये क्या था। तो अर्थशास्त्र में देखिए 2 प्रकार का गुप्तचर होता था। एक संचार पुरुष तो होता, एक संचार होता था और दूसरा समष्ट होता था। समष्ट और संचार, ठीक है। समष्ट और संचार होता था, 2 प्रकार का होता था। और इसमें जो होता था समष्ट जो होता था, समष्ट ये अनेक प्रकार, समष्ट जो है ये अनेक प्रकार के होते थे। कपातिक भी था, उष्ठित था, गृहपतिक, वैदाहक, तापस, इसमें भी अलग अलग प्रकार के थे समष्ट में। और ये स्थानीय सूचना को देता था। ये जो था आपका स्थानीय सूचना को समष्ट जो है वो देता था। वहीं आपका संचार पुरुष जो था, संचार पुरुष ये क्या करता था कि अलग अलग स्थानों पर भ्रमण करता था और वहाँ से सूचना एकत्रित करके ये देता था। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर है आपका ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और कहीं कहीं आपको गूढ़ पुरुष देखने को मिलेगा। तो गूढ़ पुरुष की बात करते तो अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष नहीं कहा गया है, बल्कि
तो आगे अब आप लोग कहिएगा कि गुप्त की तो गुप्त काल में इसको कहा जाता था। वैसे आप लोग एक बार सर्च कर लीजिएगा गुप्त और ये संचार पुरुष के बारे में, आप लोग अपना कन्फ्यूजन क्लियर कर लीजिएगा। मैं कन्फ्यूजन क्लियर करके ही आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोग एग्जाम में गलती ना करें, ठीक है। तो अब ये प्रश्न जो है ना काफ़ी ट्रेंडी है। अभी बीएड का एग्जाम हुआ, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। इससे पहले बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब ये सब क्वेश्चन अभी ट्रेंड में है। खास करके अर्थशास्त्र से रिलेटेड पूछा जाता है संस्था का नाम, ठीक ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर कि निम्नलिखित में किस साहित्य की रचना गुप्त काल में नहीं हुई। तो गुप्त काल में जो साहित्य की रचना नहीं हुई, अगर इसकी हम बात करें तो हितोपदेश पंचतंत्र, ये सभी जो आप पढ़े होंगे, ये सभी जो हितोपदेश पंचतंत्र ये सभी जो था वो गुप्त काल की ही रचना थी। मुद्रा राक्षस होगा, योगाचार हो गया, नीतिशार हो गया। एंड इसमें आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो कथा सप्तशती हो जाएगा। कथा सप्तशती जो है वो गुप्त काल की रचना नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस शासक की उपाधि कविराज था। तो कविराज की जो उपाधि दिया गया था, एक मिनट, कविराज की उपाधि की अगर हम बात करेंगे तो ये राजा भोज हो जाएगा। राजा भोज जो शासक थे, इन्हें उपाधि दिया गया था कविराज का। किसका? कविराज का, राजा भोज को। दीवाने रियासत का संबंध किस शासक से है। तो दीवाने रियासत का संबंध जो हो जाएगा ये अलाउद्दीन खिलजी से। किससे? अलाउद्दीन खिलजी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि बहमनी राज्य की मुद्रा थी। तो बहमनी राज्य की जो मुद्रा हो जाएगी वो हो जाएगा आपका हून। क्या हो जाएगा? हून। बहमनी राज्य की मुद्रा क्या हो जाएगी? हून हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, कल की सेट के बारे में अगर हम बात करें तो कल जो आपका सेट हम इसका ये वाला अपलोड किए थे 4 नंबर, तो उसमें हम आंसर उसका रीचेक नहीं किए थे। तो था उसमें 1-2 एरर था जो हम चेक नहीं कर पाए थे, समय नहीं मिला था, इसकी वजह से। अगर मिलता है टाइम तो हम चेक करके ही क्वेश्चन डालते हैं। तो उसमें जो मुझे लगा बाद में कि जो एरर है उसका आंसर हम पिन कर दिए थे, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मुगल काल में करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति हुई थी। तो मुगल काल में करोड़ी नामक अधिकारी की जो नियुक्ति हुई थी वो अकबर के समय हुई थी। किसके समय? अकबर के समय हुई थी। 9 नंबर प्रश्न है कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का संयंत्र था। यह युक्ति 1857 की क्रांति के समय में किस विद्वान का है। तो अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का संयंत्र था, यह युक्ति 1857 की क्रांति के संबंध में जो विद्वान का था वो जेम्स आउटड्रम थे। जेम्स आउटड्रम का ये स्टेटमेंट था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में किसका संबंध लॉर्ड जेम्सफोर्ड से नहीं है। तो लॉर्ड जेम्सफोर्ड से संबंध नहीं होगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इधर सी, मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह का संबंध जो है ये आपका नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन से कौन संबंधित है। तो प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन से संबंधित आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन से संबंधित है गणेश शंकर विद्यार्थी। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन इंडिया इंडिपेंडेंस लिंक के संस्थापक रहे हैं। इंडिया इंडिपेंडेंस लिंक के जो संस्थापक रहे हैं वो है रास बिहारी बोस। कौन है? रास बिहारी बोस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वर्ष 1923 ईस्वी में गठित भारतीय छटनी समिति का संबंध किस विभाग से था। देखिए, भारतीय छटनी समिति का जो संबंध हो जाएगा ये शिक्षा से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? शिक्षा से। निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु सच्चा पातशाह कहलाएं। तो कौन से सिख गुरु सिख के सच्चा पातशाह कहलाएं, तो वो हो जाएगा आपका गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो है वो सिख गुरु थे जिन्हें सच्चा पातशाह कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है। तो सबसे पहले बेदरा की युद्ध की बात करें तो बेदरा का युद्ध जो हुआ था वो आपका 1759 में हुआ था। बेदरा का युद्ध 1759 में बेदरा का युद्ध होता है। गिरिया का युद्ध आपका होता है 1740 में। गिरिया का युद्ध 1740 में होता है। करनाल का युद्ध 1739 में होता है। एंड नेक्स्ट है पलासी का, ये 23 जून 1757 को होता है। ठीक है, अब आप क्रम से लगाइएगा तो सबसे पहले आपका हो जाएगा करनाल का युद्ध, फिर गिरिया का युद्ध, फिर पलासी का, फिर बेदरा का। ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर। एक्ट ऑफ सेटलमेंट का संबंध है।
एक्ट ऑफ सेटलमेंट का संबंध हो जाएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। एक्ट ऑफ सेटलमेंट का संबंध है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई थी, तो संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रपति नहीं कर सकता है? लोकसभा के सत्र का स्थगन, लोकसभा को विघटित तथा संयुक्त अधिवेशन का आह्वान, लोकसभा एवं राज्यसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद रिक्तता की स्थिति में सदन के किसी भी सदस्य को अध्यक्षता सौंपना, इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा सत्र का स्थगन जो है ये राष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बाकी सभी कर सकते हैं। अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 72 जो है वो राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां प्रदान करता है। कौन सी न्यायिक शक्तियां प्रदान करता है? अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को। निम्नलिखित पदाधिकारियों में से किसके शपथ का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में नहीं है? तो किसके शपथ ग्रहण का उल्लेख जो है वो हमारे संविधान में उल्लेखित नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर है आपका प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के शपथ का उल्लेख हमारे संविधान के आर्टिकल में वर्णित नहीं है। 21 नंबर प्रश्न है कि अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भाग 10 में। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 10 में, किसमें? भाग 10 में है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है 21 का। 22 नंबर देखिएगा कि वित्तीय आपात संबंधित प्रावधान किस देश की देन है? वित्तीय आपात संबंधित प्रावधान जो है यह देन हो जाएगा कहाँ का? अमेरिका का। कहाँ का हो जाएगा? अमेरिका का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वित्तीय आपात संबंधित प्रावधान जो है ये अमेरिका देश की देन है। किसकी? अमेरिका की देन है। ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर प्रश्न है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किया जाता है। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का जो मनोनयन किया जाता है ये आपका लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हुआ? तो इस प्रश्न का आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना संविधान संशोधन 86वां 2003 के तहत हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? युद्ध एवं शांति संघ सूची का विषय है, बिल्कुल सुमेलित है। जेल की बात करें, राज्य सूची का विषय है, ये भी सुमेलित है। आर्थिक नियोजन संघ सूची का विषय है, ये सुमेलित नहीं है। एक्चुअली आर्थिक नियोजन जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। किसका? समवर्ती सूची का विषय है। और श्रमिक संघ भी समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय राज्य व्यवस्था में वर्णित वरीयता अनुक्रम में भारत रत्न का शामिल करना किसके सिफारिश का प्रतिफल है? तो भारत रत्न को शामिल करना जो वरीयता क्रम में किया गया है यह सिफारिश किया गया था किनके द्वारा? तो ये किया गया था टी.एन. सेशन के द्वारा। टी.एन. सेशन के द्वारा यह वर्णित ये जो है सिफारिश किया गया था। ठीक है। 27 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारत में लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। तो भारत में लोकायुक्त के सुझाव जो दिया था, स्थापना की जो सुझाव दिया था वो हो जाएगा आपका इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार का जो है ये सुझाव दिया हुआ है। सरकारिया आयोग का गठन की बात करेंगे दोस्तों, तो सरकारिया आयोग का जो गठन हुआ था ये आपका हुआ था सरकारिया आयोग का, एक मिनट कब हुआ था? एक मिनट थोड़ा सा रिकॉल करती हूँ मैं। हाँ, 9 जून 1983 को। कब हुआ था? 9 जून 1983 को हुआ था सरकारिया आयोग, है ना, 1983 को। और अप्रैल 2007 में जो है वो शायद पुंछी आयोग हुआ था। 2007 में पुंछी, हाँ पुंछी आयोग 2007 का ही है। तो ये आप देख लीजिएगा एक बार, मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें। बाकी आप लोग करेक्ट होगा तो कमेंट नहीं कीजिएगा, अगर करेक्ट नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है। आगे देखते हैं 28 नंबर। निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु उसके पदावधि के दौरान हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णकांत का। कृष्णकांत जी उपराष्ट्रपति थे, इनका जो है मृत्यु पदावधि के दौरान ही हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये बीवी गिरी, ये सभी कौन थे? ये सब राष्ट्रपति थे।
राज्य निर्वाचन आयोग उल्लेख किस अनुच्छेद में है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्य आयोग पंचायत की अगर हम बात करते हैं, इसमें दिया है राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो सबसे पहले तो आप इसका आंसर जान लें कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन हो जाएगा? 243 का के, 243 के इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख जो है अनुच्छेद 243 के में किया गया है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कौन सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो है यह कार्य करता है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक न्याय सिद्धांत पर। प्राकृतिक न्याय सिद्धांत पर ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर। अनहोनी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र किस राज्य में है? अनहोनी भूतापीय ऊर्जा किस राज्य क्षेत्र में है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। अनहोनी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र जो है ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। चलिए 32 नंबर देखते हैं। बारालाचा दर्रा स्थित है। तो बारालाचा दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है। बारालाचा हिमाचल प्रदेश में। भदावरी एक नस्ल है। तो भदावरी जो है ये नस्ल हो जाएगा किसका? तो ये जो नस्ल है आपका हो जाएगा भैंस की। किसकी? भैंस की नस्ल है। नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर। मालिंग नेशनल पार्क स्थित है। मालिंग नेशनल पार्क जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। मालिंग नेशनल पार्क स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। 35 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु तंत्र का भाग नहीं है? तो सिंधु तंत्र का जो भाग नहीं होगा वो तीस्ता नदी होगा। तीस्ता नदी सिंधु तंत्र का भाग नहीं है। बाकी झेलम, श्योक, सतलज सभी सिंधु तंत्र का भाग है। पैम्पीरो निम्नलिखित में से किस देश की पवन है? तो पैम्पीरो पवन की अगर हम बात करते हैं तो ये अर्जेंटीना की है। कहाँ की? अर्जेंटीना की। भीमा परियोजना किस नदी पर है? तो भीमा परियोजना जो हो जाएगा आपका पवना, भीमा परियोजना पवना नदी पर। किस पर? पवना नदी पर है भीमा परियोजना। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो इंदिरा गांधी अभ्यारण्य जो हो जाएगा वो तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। 39 नंबर है सतरिया। सतरिया किस राज्य का नृत्य है? तो सतारिया की बात करें तो ये असम राज्य का नृत्य है सतारिया। शिवालिक के निचले भाग को क्या कहा जाता है? तो शिवालिक के निचले भाग को कहा जाता है तराई। क्या कहा जाता है? तराई। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य है? तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात केरल का है और सबसे कम हरियाणा का है। सबसे कम हरियाणा का है और सबसे ज़्यादा पूछे तो केरल का हो जाएगा। किस कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है? सॉरी, यहाँ पे जिम होना चाहिए, जिम होगा, जिस नहीं होगा, जिम लिखा होगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से जो है वो रामगंगा नदी बहती है। ठीक है, रामगंगा नदी। बाणगंगा जो है ये राजस्थान और यूपी में है आपका बाणगंगा। और रामगंगा की बात करते हैं तो रामगंगा जो है ये आपको हम बता दें कि ये रामगंगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है और ये जो है नैनीताल के पास नामिक ग्लेशियर से निकलती है और यूपी में रामगंगा में गंगा में जाके जो है ये विलय हो जाता है और जिम राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। ये भी आप जानते होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वर्ण क्रांति संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति का संबंध हो जाएगा किससे? स्वर्ण क्रांति का संबंध है बागवानी से। किससे? बागवानी से है। सेबराई की पहाड़ी किस राज्य में है? तो सेबराई की पहाड़ी जो है ये आपका है कहाँ पे? तमिलनाडु में। सेबराई की पहाड़ी तमिलनाडु में है। डोवर जल संधि अलग करती है? तो डोवर जल संधि ब्रिटेन एवं फ्रांस को अलग करती है। डोवर जल संधि ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है 45 का। बेटन कप का संबंध किस खेल से है? तो बेटन कप का संबंध जो हॉकी से हो जाएगा। किससे? हॉकी से। आगे देखेंगे कि स्प्रिंग बोर्ड शब्दावली का संबंध है। तो स्प्रिंग बोर्ड शब्दावली का संबंध हो जाएगा आपका तैराकी से। किससे? तैराकी से है स्प्रिंग बोर्ड शब्दावली का संबंध। 48 में देखेंगे कि आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। तो आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक जो है वो है आपका प्रति व्यक्ति आय। क्या है? प्रति व्यक्ति आय। और प्रति व्यक्ति आय की गणना कौन करता है? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। पिछले सेट में हम इसके बारे में जिक्र किए थे। देशी या घरेलू उत्पाद बराबर है?
तो देसी या घरेलू उत्पाद जो है ये बराबर होगा राष्ट्रीय आय को जब माइनस करेंगे विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को, तब जाके आपको देसी या घरेलू उत्पाद जो है वो प्राप्त होगा। मुद्रास्फीति और मंदी एक साथ हो तो क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति और मंदी जब एक साथ होता है तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि इसमें से जो नहीं होगा वो हो जाएगा आपका कार्य। कार्य एक सदिश राशि नहीं है। सरल मशीन का कार्य सिद्धांत है, तो सरल मशीन का जो कार्य सिद्धांत होता है वो बल आघूर्णन सिद्धांत पर कार्य करता है, बल आघूर्णन सिद्धांत पर। सितार डैश ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करती है, तो सितार जो है वो सितार क्या करती है, कौन सी ऊर्जा को? तो सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करती है। किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण और संचारित होता है, यह नियम संबंधित है। तो किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिणाम संचारित होता है, यह नियम संबंधित है आपका किससे? तो ये नियम का संबंध हो जाएगा पास्कल के नियम से। किसके? पास्कल के नियम से। नेक्स्ट प्रश्न है कि तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है आपका सयानता। क्या कहते हैं? तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है उसे सयानता कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग का गुण नहीं है, तो अनुदैर्ध्य तरंग का ध्रुवण जो है ये क्वालिटी नहीं होगा। 57 नंबर है, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, आगे है कि प्रीशैफोबिया संबंधित है, तो प्रीशैफोबिया का संबंध हो जाएगा आंख से, प्रीशैबियोफोबिया है ना, वही लिखा हुआ है ना, इसका संबंध आपका किससे हो जाएगा? तो आंख से हो जाएगा। किससे? आंख से हो जाएगा। प्रीशबियोपिया लिखा हुआ है, प्रीशबियोपिया लिखा हुआ है। ठीक है, इसका संबंध आंख से हो जाएगा। ओम के नियम से कौन सी भौतिक राशि नियत होती है? तो ओम के नियम से जो भौतिक राशि नियत होती है वो आपका हो जाएगा ताप। क्या हो जाएगा? ताप। निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला उपकरण है? तो कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला जो आपका उपकरण हो जाएगा वो है आपका साइट्रोन मीटर, साइटोट्रोन मीटर। साइटोट्रोन क्या है? साइटोट्रोन है। चलिए आगे देखते हैं। समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को क्या कहते हैं? तो समान परमाणु द्रव्यमान हो लेकिन परमाणु क्रमांक अगर परमाणुओं से अलग हो तो उसे कहा जाता है, उसे समभारी कहते हैं। क्या कहते हैं? समभारी कहते हैं। आवर्त सारणी में वर्ग में नीचे आने पर परमाणु आकार क्या होगा? आवर्त सारणी में वर्ग, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको हर एक सेट में देखने को मिल रहा है। कभी बाएं से दाएं में, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि बाएं से दाएं में क्या होता है। आवर्त सारणी में जाने पर जो परमाणु भार होता है वो बढ़ता है या घटता है, कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो आवर्त सारणी में वर्ग में नीचे आने पर परमाणु आकार क्या होगा? तो परमाणु आकार बढ़ेगा। ठीक है, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? संतरा सिट्रिक अम्ल, अंगूर टैनिक अम्ल, इमली टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंगूर टैटेनिक अम्ल, ये आपका गलत हो जाएगा। अंगूर में टैटेनिक अम्ल नहीं बल्कि सिट्रिक अम्ल ही पाया जाता है। लार का पीएच मान होता है, तो लार का जो पीएच मान होता है वो हो जाता है 6.5। कितना होता है? 6.5 होता है। 65 नंबर प्रश्न है कि गैस में गैस का बिलियन उदाहरण है। तो गैस में गैस के बिलियन का जो उदाहरण होगा वो हो जाएगा आपका वायु। क्या होगा? वायु। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्रकृति रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो प्रकृति रबर जो होता है वो काफ़ी मुलायम होता है और उसको कठोर बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? कार्बन मिलाते हैं। कर्नेलाइट किस धातु का अयस्क है?
तो कर्नेलाइट, देखिए कल हम डोलामाइट वाला आप लोगों को गलत आंसर बता दिए थे, वो गलत दिया भी हुआ था आंसर और उस टाइम मेरे को ध्यान भी नहीं गया कि मैं आप लोगों को सही बताऊं। कल वाला सेट में आप लोग देख लीजिएगा, आंसर उसको हम सही कर दिए थे कि जो डोलामाइट था वो मैग्नीशियम का अयस्क था। ठीक है, तो एक बार चेक करके आप लोग सही कर लीजिएगा, जो लोग गलत याद किए होंगे उससे प्लीज़। जो लोगों को पता होगा कोई बात ही नहीं, वो लोग तो समझ गए होंगे कि मिस्टेक हो गया है। कर्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? तो कर्नेलाइट की अगर हम बात करेंगे तो कर्नेलाइट अयस्क हो जाएगा आपका फिर से एक बार, एक मिनट। तो कर्नेलाइट जो है वो किसका? मैग्नीशियम का अयस्क है। कर्नेलाइट किसका? मैग्नीशियम का अयस्क होगा। देखिएगा कि कर्नेलाइट का फॉर्मूला क्या होता है। KMg होता है, Cl3 × 6H2 होता है। तो आप बता सकते हैं कि ये मैग्नीशियम का अयस्क है कि नहीं है। ठीक है, तो मैग्नीशियम इज द करेक्ट आंसर होगा, इसीलिए मैं फॉर्मूला बता दी। मिश्र धातु टांका में अवयव धातु कौन सी है? तो मिश्र धातु टांका में जो अवयव धातु होगा, एक तो आपका टीन हो जाएगा, दूसरा सीसा हो जाएगा। यहाँ पे P6 लिखा गया है, P होगा, PB होगा, ऑप्शन नंबर C। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B, लोहे का चूर्ण का। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि के उत्प्रेरक के रूप में लोहे के चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। 71 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूप अंग के उदाहरण है? डेली आपको एक सेट में ये क्वेश्चन आ रहा है, देख रहे होंगे आप लोग। तो ये चमगादड़ का पंख आंसर करेक्ट हो जाएगा। फीता कृमि किस संघ के जीव हैं? तो फीता कृमि जो हो जाएगा वो प्लेटीहेल्मिन्थेस जो है इस संघ के हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस के। वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो वृद्धि हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि से होता है, पीयूष ग्रंथि से, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन मोनोसैकेराइड के उदाहरण है? तो मोनोसैकेराइड के उदाहरण आपका ग्लूकोज हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ग्लूकोज। पितरस होता है, तो पितरस कैसा होता है? अम्लीय या क्षारीय? तो पितरस जो होता है वो क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है, तो सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है किसमें? तो वो पाया जाएगा आपका, सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है शैवाल में। किसमें? शैवाल में पाया जाता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है, तो हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है। कहाँ पे? यकृत में। किस रोग में गुणसूत्र की संख्या 45 होती है? तो गुणसूत्र में जिसकी संख्या 45 हो जाती है वो रोग आपका हो जाएगा, वो रोग आपका टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। टर्नर सिंड्रोम जो होता है इसमें जो क्रोमोसोम होता है उसकी संख्या 45 हो जाती है। वंदे मातरम योजना स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, तो इसकी शुरुआत 2004 में होती है। वंदे मातरम योजना स्वास्थ्य कार्यक्रम की 2004 में होती है। 80 नंबर है, इटाई रोग का कारक है। तो इटाई रोग का कारक जो हो जाएगा वो कैडेमियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैडेमियम। निम्न में से किसे 2022 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? तो 2022 में अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो इसमें से किसे नहीं दिया गया है? तो एल.एस. बियाल्स्की को नहीं दिया गया है। बाकी वर्नाके, डाइविंग और डगलस डब्ल्यू डायमंड को दिया गया था। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 50वां G7 शिखर सम्मेलन जो 2024 में होगा इसका आयोजन इटली में किया जाएगा। कहाँ पे? इटली में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के जो अध्यक्ष होंगे वो हो जाएंगे आपके कौन? शैफ अहमद। कौन होंगे? शैफ अहमद। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना चलाया गया? तो भिक्षावृत्ति निवारण योजना जो चलाया गया है ये बिहार राज्य के द्वारा। किसके द्वारा? बिहार के द्वारा। किस राज्य के चिन्नौर चावल को GI टैग दिया गया है? तो चिन्नौर चावल मध्य प्रदेश का है और इसे GI टैग मध्य प्रदेश का दिया गया है। खार्ची उत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? तो खार्ची उत्सव 2022 जो मनाया गया है ये त्रिपुरा में। कहाँ पे? त्रिपुरा में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। तो अमृता अस्पताल का उद्घाटन जो हुआ है ये फरीदाबाद हरियाणा में। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेबेलियर डे ला लीजियन डी हुनूर, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेबेलियर डे ला लीजियन डी हुनूर किसे दिया गया है? तो ये जो पुरस्कार है ये कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे शशि थरूर, इन्हें दिया गया है, शशि थरूर को। ऑप्शन नंबर C इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर।
89 देखेंगे कि अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी। तो पहली भारतीय महिला रेसलर जो बनी है वो है अंतिम पंघाल। कौन है? अंतिम पंघाल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का विजेता बना है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का जो विजेता बना है वो है हरियाणा। कौन बना है? हरियाणा। कृष्ण कुमार कुनुत का निधन हो गया, वो थे। तो कृष्ण कुमार कुनुत के जो के थे वो इनका निधन हो गया है और वह एक सिंगर थे। क्या थे? गायक थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जनवरी 2022 में आयोजित इंडियन ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो जनवरी 2022 में आयोजित इंडियन ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब जो जीते हैं वो है लक्ष्य सेन। कौन है? लक्ष्य सेन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनएक्सटी को। एनएक्सटी मतलब होता है चिंता, है ना, और इसे जो है 2021 के लिए चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इग्नियस विथ BCCI पुस्तक के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपके विनोद राय। कौन है? विनोद राय। बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला दूसरा देश है। तो बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला दूसरा देश मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, दूसरा देश। और पहला अल सल्वाडोर है। किस संस्थान ने प्रधानमंत्री का योग पुरस्कार जीता है। तो प्रधानमंत्री योग पुरस्कार जो संस्था जीता है वो संस्था है आपका राममणि अयंगर मेमोरियल योग संस्थान, पुणे। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान रहा है। तो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान जो रहा है वो 14वां रहा है। कैमा? 14वां। समुद्र शक्ति किन दो देश के बीच आयोजित हुआ। तो समुद्र शक्ति जो है इसका आयोजन किया गया भारत और इंडोनेशिया के बीच। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को। कब? 11 दिसंबर को। बांग्लादेश में आयोजित ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है। तो ये कुंजकल ने, किसने? कुंजुकल ने जीता है। बांग्लादेश में आयोजित ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में कुंजुकल फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो ये 100 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट यहाँ पे 4 नंबर आपका समाप्त हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आज का सेट आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं सेट नंबर 6 के साथ जो कि कल होगा। और कल आपका एक और सेट आएगा जो कि आपका ऑनलाइन ऑफलाइन वाला जो स्टार्ट हुआ था मार्च में, वो वाला सेट भी आपका 13 नंबर आएगा। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।